दोस्तों इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पे मैंने डिस्कस किया था कि आप एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम में हर महीने सिर्फ 4 से 5 हज़ार रुपये भी इन्वेस्ट करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म में 1.5 से 2 करोड़ रुपए का कॉर्पस आसानी से बना सकते हैं। जहां पे मैंने एनपीएस के कैलकुलेटर के हेल्प से सिंपली ये कैलकुलेट किया था कि आप एनपीएस में कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका कितना पैसा बनेगा। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका मैं ऊपर आई बटन में या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से उस वीडियो को जरूर देख लेना। आज के इस वीडियो में हम बेसिकली एनपीएस से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिस्कस करेंगे। वो कैलकुलेटर वाला मेरा वीडियो पार्ट 1 था एनपीएस का, एंड ये बेसिकली एनपीएस का पार्ट 2 है जहां पे हम डिस्कस करेंगे एनपीएस के इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस को कि एनपीएस अकाउंट है क्या, इसके अंदर कौन कौन से लोग पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब आप अपना एनपीएस अकाउंट ओपन करने जाते हैं तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलता है, टीयर 1 अकाउंट एंड टीयर 2 अकाउंट। तो ये टीयर 1 अकाउंट एंड टीयर 2 अकाउंट क्या होता है, फिर यहाँ पे आपको एनपीएस में 2 चॉइसेस मिलता है, एक होता है एक्टिव चॉइसेस एंड दूसरा होता है ऑटो चॉइसेस। तो यहाँ पे एक्टिव चॉइस और ऑटो चॉइस में क्या क्या डिफरेंसेस है, फिर यहाँ पे आप अपने एनपीएस से कब पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। जनरल तौर पे 60 साल के बाद आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, तो उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। अगर आपको 60 साल से पहले पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो यहाँ पे प्री मैच्योर विड्रॉल का क्या रूल्स है। अगर आप अपने एनपीएस को 60 साल से पहले ही बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्री मैच्योर एग्जिट का क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। इस तरीके से हम एनपीएस से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की जो वीडियो है वो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन काफी इंफॉर्मेटिव, काफी नॉलेजेबल वीडियो है। आपसे रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि वीडियो पूरा एंड तक देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। तो यहाँ पे हम सबसे पहला समझते हैं कि ये जो एनपीएस है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल पेंशन स्कीम। तो बेसिकली नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर होता क्या है, तो यहाँ पे एनपीएस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था। बेसिकली इस स्कीम के अंदर जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनको रेगुलरली पैसा इन्वेस्ट करना होता है जब तक वो जॉब करते हैं तब तक, यानी कि जब तक उनका वर्किंग लाइफ होता है तब तक उनको इस स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना होता है। तो जनरल तौर पे जब तक लोगों की एज 60 साल नहीं हो जाती तब तक वो जॉब करते रहते हैं। तो यहाँ पे आपको इस स्कीम के अंदर जब तक आपकी एज 60 साल नहीं हो जाती तब तक आपको पैसा इन्वेस्ट करना होता है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि जो लोग जॉब नहीं करते हैं वो लोग पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर आपका मन है, आप जॉब नहीं करते हैं तो आप भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस स्कीम के अंदर जब तक आपकी एज 60 साल नहीं हो जाती तब तक आपको जनरल तौर पे पैसा इन्वेस्ट करना होता है। तो बेसिकली एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है। फिर यहाँ पे 60 साल पूरा होने के बाद में, यानी कि जब आपका रिटायरमेंट का एज आता है तो आपने इस स्कीम के अंदर जो भी पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है एंड उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट बनता है वो टोटल पैसे में से कुछ पैसा आप एक साथ में विड्रॉ कर सकते हैं, कुछ पैसा एक साथ निकाल सकते हैं। अब आप कितना निकाल सकते हैं वो हम अपने वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। एंड बाकी का जो पैसा है, जो पैसा आप विड्रॉ नहीं कर सकते, उस पैसे का आपको इंश्योरेंस कंपनी से एन्युटी परचेस करना पड़ेगा, यानी कि आपको इंश्योरेंस कंपनी के एन्युटी प्लान में वो पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिसके बदले में आपके रिटायरमेंट के बाद में आपको रेगुलर मंथली पेंशन मिलेगा। एंड यहाँ पे अगर आपकी बाई चांस डेथ हो जाती है तो आप जो भी पेंशन ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, या तो आपके डेथ के बाद में आपका जो स्पाउस है उनको पेंशन मिलेगा, एंड यहाँ पे अगर दोनों की डेथ हो जाती है तो आपके फैमिली मेंबर को आपने जो भी पैसा विड्रॉ नहीं किया है, आप जो भी पैसा का इंश्योरेंस कंपनी से एन्युटी परचेस किए हैं, वो पैसा आपके फैमिली मेंबर को वापस मिल जाता है। फिर यहाँ पे इस स्कीम को शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ही लॉन्च किया गया था, लेकिन बाद में इस स्कीम को ओपन टू ऑल कर दिया, यानी कि कोई भी इंडियन सिटीजन अपने मन मर्जी से चाहे तो इस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अब हम समझते हैं कि एनपीएस के अंदर कौन कौन से लोग पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी इंडियन सिटीजन, अगर वो रेसिडेंट होंगे तो भी चलेगा, अगर वो नॉन रेसिडेंट इंडियन है तो भी चलेगा, या तो अगर वो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है यानी कि ओसीआई है, वो फिर भी इस स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एंट्री एज कितना है, तो मिनिमम एंट्री एज है 18 ईयर एंड मैक्सिमम एंट्री एज है 70 ईयर, यानी कि 18 साल से लेके 70 साल के लोग इस स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले रूल ये था कि 18 साल से लेके 65 साल के लोग ही इस स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते थे, लेकिन अभी इसको 5 साल बढ़ा दिया गया है। तो 18 साल से लेके 70 साल के लोग इस स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आता है कि आप कितने समय तक इस स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप मैक्सिमम 75 ईयर तक इस स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि आपको इस स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, यानी कि यह अकाउंट ओपन करने के लिए केवाईसी डॉक्यूमेंट की जरूरत
पड़ेगी। फिर यहाँ पे कुछ लोगों का एक डाउट होता है कि अगर वो पीपीएफ में पैसा इन्वेस्ट करते हैं या तो सुपर एन्युएशन फंड में या तो प्रोविडेंट फंड में, इस तरीके का कोई भी स्कीम में वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो क्या वो एनपीएस में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो हाँ, आप एनपीएस में फिर भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे लास्ट पॉइंट में लिखा है कि एक पर्सन के नाम पे एक ही एनपीएस अकाउंट ओपन किया जा सकता है, वो मल्टीपल एनपीएस अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्लाइड में अब हम डिस्कस करते हैं कि जब आप एनपीएस अकाउंट ओपन करने जाते हैं तो यहाँ पे बेसिकली आपको दो ऑप्शंस मिलता है। एक होता है टीयर 1 अकाउंट एंड दूसरा होता है कि आप टीयर 1 अकाउंट एंड टीयर 2 अकाउंट साथ में भी ओपन कर सकते हैं। तो बेसिकली ये टीयर 1 अकाउंट में और टीयर 2 अकाउंट में क्या डिफरेंसेस है? तो अगर हम डिफरेंसेस की बात कर ले तो टीयर 1 अकाउंट बेसिकली एक पेंशन अकाउंट है, यानी कि ये एक मेन एनपीएस का अकाउंट है। एंड टीयर 2 अकाउंट कोई भी पेंशन अकाउंट नहीं है, ये बेसिकली एक ऑप्शनल अकाउंट है। अगर आपका मन है तो आप टीयर 2 अकाउंट ओपन कीजिए, अगर आपका मन नहीं है तो आप नहीं भी कर सकते हैं। अगर एलिजिबिलिटी की बात कर ले तो टीयर 1 अकाउंट ओपन करने के लिए आपका जो एज है वो 18 साल से लेकर 70 साल के बीच में होना चाहिए, क्योंकि एक मेन एनपीएस का अकाउंट है। एंड टीयर 2 अकाउंट ओपन करने के लिए ये बेसिकली एक ऑप्शनल अकाउंट है। तो टीयर 2 अकाउंट ओपन करने के लिए आप टीयर 1 अकाउंट के मेंबर होना चाहिए, यानी कि अगर आपने टीयर 1 अकाउंट ओपन किया है तभी आप टीयर 2 में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम लॉक इन पीरियड की बात कर ले तो टीयर 1 अकाउंट का जो लॉक इन पीरियड है, क्योंकि एक मेन एनपीएस अकाउंट है, तो यहाँ पे आपको जनरल तौर पे 60 साल तक पैसा इन्वेस्टेड रखना पड़ता है। आप 60 साल के बाद में पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। अगर हम टीयर 2 के लॉक इन पीरियड की बात कर ले तो यहाँ पे कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। अगर आप चाहे तो 60 साल के पहले भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं एंड अगर आप चाहे तो 60 साल के बाद भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि टीयर 2 अकाउंट से आप कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको एनपीएस अकाउंट ओपन करने के लिए मिनिमम अमाउंट कितने की जरूरत पड़ेगी, यानी कि आप कितने पैसे से एनपीएस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो अगर आप एनपीएस का टीयर 1 अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप 500 रुपए से ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एंड टीयर 2 अकाउंट ओपन करने के लिए आपको 1000 रुपए की जरूरत पड़ेगी, यानी कि आप 1000 रुपए से टीयर 2 अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एंड अगर आप टीयर 1 एंड टीयर 2 दोनों साथ में ओपन करना चाहते हैं तो आपको 1500 रुपए की जरूरत पड़ेगी। फिर यहाँ पे लिखा है मिनिमम कंट्रीब्यूशन पर ईयर, तो यहाँ पे आपको टीयर 1 अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए साल में कम से कम 1000 रुपीज़ का तो कंट्रीब्यूशन देना ही होगा। एंड टीयर 2 अकाउंट को अगर आप एक्टिव रखना चाहते हैं तो आपको हर साल कम से कम 250 रुपीज़ का तो कंट्रीब्यूशन देना ही होगा। फिर यहाँ पे लिखा है कि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट का क्या लिमिट है, तो टीयर 1 अकाउंट में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट का कोई भी लिमिट नहीं है एंड टीयर 2 अकाउंट में भी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट का कोई भी लिमिट नहीं है। तो आप जितना पैसा चाहे उतना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम बात कर ले टैक्स बेनिफिट की तो टीयर 1 में आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप टीयर 2 में जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। यहाँ पे अगर आप अपने पैसे को विड्रॉ करते हैं, हमने डिस्कस किया कि आप कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, तो जब भी आप अपने पैसे को विड्रॉ करेंगे तो आपने जो भी गेन किया है, जो भी प्रॉफिट किया है, वो टैक्सेबल होगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि दोनों में से कौन सा एनपीएस अकाउंट बेटर है। तो जो एनपीएस का टीयर 1 अकाउंट है ये तो मैंडेटरी अकाउंट है, यानी कि एनपीएस का टीयर 1 अकाउंट कंपलसरी है, ये तो आपको ओपन करना ही पड़ेगा क्योंकि ये मेन पेंशन अकाउंट है एंड यहाँ पे आपको टैक्स का बेनिफिट भी मिलता है। फिर यहाँ पे जो एनपीएस का टीयर 2 अकाउंट है ये कोई पेंशन अकाउंट नहीं है, ये बेसिकली ऑप्शनल अकाउंट है। तो आप इसको लो कॉस्ट म्यूचुअल फंड कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको कोई ज़्यादा चार्जेस वगैरह देना नहीं पड़ता है एंड यहाँ पे आप कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं एंड आप जो भी रिटर्न अर्न करते हैं वो रिटर्न टैक्सेबल होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग एनपीएस का टीयर 1 एंड टीयर 2 अकाउंट साथ में भी ओपन करते हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ टीयर 1 अकाउंट ही ओपन करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आप इस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं टीयर 2 में, तो आप इसको एक म्यूचुअल फंड मान सकते हैं एंड 5 से 6 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करके आप कभी भी इस स्कीम से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर आपको एनपीएस का टीयर 1 अकाउंट एंड टीयर 2 अकाउंट क्लियर हो चुका है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट स्लाइड में अब हम समझते हैं कि जब आप एनपीएस में पैसा इन्वेस्ट करने जाते हैं तो यहाँ पे आपको क्या क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मिलता है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको 4 टाइप का इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मिलता है, जहाँ पे सबसे पहला है इक्विटी, इसको शॉर्ट में ई कहा जाता है कि आप इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप चाहे तो कॉर्पोरेट बॉन्ड में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसको शॉर्ट में सी कहा जाता है। फिर यहाँ पे अगर आप चाहे तो गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसको शॉर्ट में जी कहा जाता है। एंड यहाँ पे लास्ट में अगर आप चाहे तो अल्टरनेटिव असेट में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, बेसिकली रियल एस्टेट वगैरह में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसको शॉर्ट में ए कहा जाता है। अब यहाँ पे कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं इसको हम अभी आगे नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जब आप एनपीएस में पैसा इन्वेस्ट करने जाते हैं तो यहाँ पे आपको 2 इन्वेस्टमेंट चॉइसेस मिलता है, एक होता है एक्टिव चॉइसेस
एंड दूसरा होता है ऑटो चॉइस। अब यहाँ पे एक्टिव चॉइस और ऑटो चॉइस में क्या डिफरेंसेस है, तो यहाँ पे आप एनपीएस में पैसा इन्वेस्ट करने जाते हैं तो अगर आप एक्टिव चॉइस सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि आप इक्विटी में कितना पैसा लगाना चाहते हैं, आप कॉर्पोरेट बॉन्ड में कितना पैसा लगाना चाहते हैं, आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी में कितना पैसा लगाना चाहते हैं, इस चीज़ को आप खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर आप एनपीएस में पैसा इन्वेस्ट करने जाते हैं एंड अगर आप ऑटो चॉइस सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी पहले से डिफाइन होता है कि आप कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ पे अभी हमने अपने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था कि आप जब भी एनपीएस में पैसा इन्वेस्ट करने जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास में दो ऑप्शंस होता है, एक होता है एक्टिव चॉइस एंड दूसरा होता है ऑटो चॉइस। अब ये ऑटो चॉइस क्या होता है तो इसको हम अभी अपने नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अभी हम सबसे पहले ये समझते हैं कि एनपीएस के अंदर एक्टिव चॉइस क्या होता है। तो यहाँ पे आप एनपीएस के अंदर अगर एक्टिव चॉइस वाला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप अपने इन्वेस्टमेंट को खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि आपको इक्विटी में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, आपको गवर्नमेंट बॉन्ड में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, इस चीज को आप खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे एडवाइजेबल ये होता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा अपना इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आप लॉन्ग टर्म में ज्यादा इनकम अर्न कर सके। इक्विटी में थोड़ा सा रिस्क होता है लेकिन अगर आप लंबे समय तक पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आप ज्यादा रिटर्न अर्न कर सकते हैं। अब आप इक्विटी में मैक्सिमम कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं तो ये डिपेंड करता है आपके एज के ऊपर। तो यहाँ पे अप टू द एज ऑफ 50 ईयर, यानी कि जब तक आपका एज 50 ईयर है, 50 साल है, तब तक आप मैक्सिमम 75% अपना पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड बाकी का जो 25% है वो आप चाहे तो कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं या तो गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो अल्टरनेटिव असेट है, जो पैसा आपका रियल एस्टेट में इन्वेस्ट होता है जिसको हम शॉर्ट में ए कहते हैं, वो ए वाले ऑप्शंस में आप मैक्सिमम 5% पैसा ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि बाकी का पैसा आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करना है, गवर्नमेंट बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करना है एंड अल्टरनेटिव असेट में तो आप 5% ही पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अप टू द एज ऑफ 50 ईयर आपका मैक्सिमम जो इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 75%। आप चाहे तो 75% से कम भी इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड बाकी का पैसा जो आपका अदर असेट है, कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जैसे जैसे आपका एज बढ़ते जाएगा वैसे वैसे जो आपका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है इक्विटीज के अंदर वो हर साल 2.5% से कम होते जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है वैसे वैसे आपके रिस्क लेने की कैपेसिटी कम होते जाती है। तो यहाँ पे हर साल 2.5% से आपका मैक्सिमम जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है वो कम होते जाएगा, यानी कि जब आप 51 ईयर के हो जाएंगे तो आपका जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होगा इक्विटीज के अंदर वो होगा 72.5%। फिर आप जब 52 ईयर के हो जाएंगे तो आपका जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होगा इक्विटीज के अंदर वो होगा 70% एंड बाकी का जो पैसा है वो आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड में या तो गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना होगा। एंड ये 2.5% कब तक कम होते जाएगा तो जब तक आपका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इक्विटीज के अंदर 50% नहीं हो जाता तब तक हर साल 2.5% से आपका जो इन्वेस्टमेंट है इक्विटीज के अंदर वो कम होते जाएगा। तो यहाँ पे जब आप 60 साल के हो जाएंगे तब आपका जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है इक्विटीज के अंदर वो 50% हो जाएगा। तो यानी कि जो भी 60 साल या तो उसके ज्यादा उम्र के लोग हैं वो अपना मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इक्विटीज के अंदर 50% कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप चाहे तो बाकी का जो पैसा है वो 5% आप चाहे तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि ए वाले इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में। एंड जो भी और बाकी का पैसा बचेगा आप चाहे तो कॉर्पोरेट बॉन्ड में या तो गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो आप पूरा का पूरा कॉर्पोरेट बॉन्ड में ही या तो पूरा का पूरा गवर्नमेंट बॉन्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अब हम डिस्कस करते हैं कि एनपीएस के अंदर ऑटो चॉइस क्या होता है। इसके पहले हमने अपने पिछले स्लाइड में यह डिस्कस किया था कि जब आप एनपीएस में पैसा इन्वेस्ट करने जाते हैं तो आपको दो ऑप्शंस मिलता है, एक होता है एक्टिव चॉइस एंड दूसरा होता है ऑटो चॉइस। तो हमने अपने पिछले स्लाइड में एक्टिव चॉइस को डिटेल में डिस्कस किया। अब इस स्लाइड में हम ये डिस्कस करेंगे कि एनपीएस के अंदर ऑटो चॉइस क्या होता है। तो जब आप एनपीएस के अंदर ऑटो चॉइस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ऑटो चॉइस के अंदर आपको 3 और ऑप्शंस मिलते हैं। ये 3 ऑप्शंस में सबसे पहला होता है एग्रेसिव लाइफ साइकिल, जिसको शॉर्ट में LC75 कहा जाता है। एंड दूसरा होता है मॉडरेट लाइफ साइकिल, इसको शॉर्ट में LC50 कहा जाता है। एंड तीसरा होता है कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल, इसको शॉर्ट में LC25 कहा जाता है। अब जो एग्रेसिव लाइफ साइकिल है ये थोड़ा रिस्की इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपका इक्विटीज के अंदर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है, लेकिन यहाँ पे एडवाइजेबल ये होता है कि आपको अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा
इक्विटीज में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आप लॉन्ग टर्म में ज्यादा पैसा अर्न कर सके। यहाँ पे अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आता है मॉडरेट लाइफ साइकिल, यानी कि यहाँ पे एवरेज रिस्क होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो इक्विटी के अंदर पैसा है वो एग्रेसिव लाइफ साइकिल से कम पैसा इन्वेस्ट होता है। एंड यहाँ पे जो कंजर्वेटिव, यानी कि यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है वो है कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल। एंड कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल में सबसे कम रिस्क होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका इक्विटीज के अंदर बहुत ही कम पैसा इन्वेस्ट होता है। अब आपका इक्विटी के अंदर कितना पैसा इन्वेस्ट होगा ये डिपेंड करता है आपके एज के ऊपर। तो यहाँ पे अप टू द एज ऑफ 35 ईयर अगर आप एग्रेसिव लाइफ साइकिल वाला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जब तक आपका एज 35 ईयर होगा तब तक आपका जो इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 75%। फिर यहाँ पे 10% पैसा आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट होगा एंड 15% पैसा आपका गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होगा। फिर यहाँ पे जिस तरीके से हर साल आपका एज बढ़ते जाएगा तो यहाँ पे आपका इक्विटी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो भी कम होते जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपका एज 50 साल हो जाता है तो उस केसेस में जो आपका इक्विटी के अंदर पैसा इन्वेस्ट होगा वो होगा 20%। फिर यहाँ पे आपका 20% पैसा कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट होगा एंड बाकी का जो 60% है वो गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होगा। फिर यहाँ पे जो भी पर्सन जिनका एज 55 साल या तो उसके ऊपर है तो उनके केसेस में उनका जो 15% है वो इक्विटीज के अंदर इन्वेस्ट होगा, 10% उनका कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट होगा एंड 75% उनका गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट होगा। फिर यहाँ पे अगर आप एग्रेसिव लाइफ साइकिल वाला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करते हैं, अगर आप मॉडरेट लाइफ साइकिल वाला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे अप टू द एज ऑफ 35 ईयर आपका 50% पैसा इक्विटीज के अंदर इन्वेस्ट होगा। फिर यहाँ पे 30% पैसा आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट होगा एंड जो बैलेंस है 20% वो आपका गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होगा। फिर यहाँ पे जैसे जैसे आपका एज बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपका जो इक्विटी का इन्वेस्टमेंट है, कॉर्पोरेट बॉन्ड का इन्वेस्टमेंट है वो कम होते जाएगा एंड बाकी का पैसा आपका गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज में लगते जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है वैसे वैसे आपके रिस्क लेने की कैपेसिटी कम होती जाती है। तो यहाँ पे जो भी पर्सन है जिनका एज 55 ईयर या तो उसके ऊपर है तो उनका 10% पैसा इक्विटीज के अंदर इन्वेस्ट होगा। फिर यहाँ पे 10% पैसा उनका कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट होगा एंड जो बैलेंस है 80% वो उनका गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होगा। फिर यहाँ पे अगर आप एग्रेसिव लाइफ साइकिल में भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, आप मॉडरेट लाइफ साइकिल में भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो अगर आप कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां पर रिस्क बहुत कम होता है, जनरल तौर पर जो सीनियर सिटीजन होते हैं वो कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो यहां पे अगर आप कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो अप टू द एज ऑफ 35 ईयर आपका जो पैसा है वो 25% इक्विटीज के अंदर इन्वेस्ट होगा, फिर 45% आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट होगा एंड जो बाकी का 30% है वो गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होगा। फिर यहाँ पे जैसे जैसे आपका एज बढ़ते जाएगा आपका इक्विटी का जो इन्वेस्टमेंट है वो और भी कम होते जाएगा। तो यहाँ पे जो भी लोग हैं जिनका एज 55 ईयर या तो उससे ज्यादा है तो उनका जो पैसा है वो 5% इक्विटीज के अंदर इन्वेस्ट होगा, फिर 5% उनका कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट होगा एंड बाकी का जो 90% है वो उनका गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होगा। तो यहाँ पे आपके पास में 3 ऑप्शंस होते हैं, आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। जनरल तौर पे एडवाइजेबल ये होता है कि अगर आप यंग एज में एनपीएस अकाउंट ओपन करते हैं तो अगर आप एक्टिव चॉइस सिलेक्ट करते हैं तो वहां पे तो आपका मर्जी होता है, लेकिन अगर आप ऑटो चॉइस वाला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो आपको एग्रेसिव लाइफ साइकिल वाला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए। यहाँ पे अब हम समझने वाले हैं कि एनपीएस के अंदर पार्शियल विड्रॉल का क्या रूल्स है। तो हमने डिस्कस किया था कि जब आप एनपीएस अकाउंट ओपन करने जाते हैं तो यहाँ पे आपको 2 टाइप का अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन मिलता है, एक होता है टीयर 1 अकाउंट एंड दूसरा होता है टीयर 2 अकाउंट। तो जो टीयर 2 अकाउंट है वो बेसिकली कोई पेंशन अकाउंट नहीं होता है, वो ऑप्शनल अकाउंट होता है एंड आप वहां से कभी भी पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन जो टीयर 1 अकाउंट होता है वो आपका मेन पेंशन अकाउंट होता है एंड यहाँ से आप जनरल तौर पर 60 साल के बाद ही पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 60 साल से पहले पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो यहाँ पे पार्शियल विड्रॉल का क्या रूल्स है। तो यहाँ पे जिस टाइम पे आप एनपीएस का टीयर 1 अकाउंट ओपन करते हैं उसके 3 साल बाद में आप पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। आप कितना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं तो 25% ऑफ योर कंट्रीब्यूशन, यानी कि आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है उसका 25% आप विड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे आपके टोटल कॉर्पस की बात नहीं कर रहा हूं, आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया उसका ही 25% आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर इस चीज को हम सिंपली एग्जांपल से समझे तो फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि आपने 5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया 5 साल में अपने एनपीएस के अकाउंट में, यानी कि आप 1 लाख रुपया हर साल इन्वेस्ट करते हैं एंड हम मान के चलते हैं कि 5 साल में आपके 5 लाख का जो वैल्यू है वो 8 लाख रुपया हो चुका है एंड अब 5 साल के बाद में पार्शियल विड्रॉ करना चाहते हैं। तो हमने डिस्कस किया था कि आप 25% विड्रॉ कर सकते हैं अपने कंट्रीब्यूशन का। तो आपका 5 साल में टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है, 5 लाख रुपया है, तो आप अपने 5 लाख का 25% विड्रॉ कर सकते हैं जो कि होता है 1,25,000। यहाँ पे आप 8 लाख रुपए का 25% विड्रॉ नहीं कर सकते, आपने जो कंट्रीब्यूशन किया है उसका 25% आप विड्रॉ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे पार्शियल विड्रॉल आप सिर्फ स्पेशल केसेस में ही कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इलनेस हो गया
यानी कि अगर कोई बड़ी बीमारी हो गया, या तो डिसएबिलिटी हो गया, या तो एजुकेशन पर्पस के लिए, या तो चिल्ड्रन के मैरिज के लिए, या तो प्रॉपर्टी वगैरह परचेस करने के लिए आप पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। अब आप पार्शियल विड्रॉ कितने बार कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपका एनपीएस का जो भी टेनर होगा, उस एनपीएस के टेनर में आप सिर्फ 3 बार ही पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे आप चाहे तो एक ही बार में पूरा का पूरा 25% विड्रॉ कर सकते हैं, या तो अगर आप चाहे तो एक बार में 10%, फिर चाहे तो 10% एंड बाद में चाहे तो आप 5%, इस तरीके से भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। एंड आप जो पार्शियल विड्रॉ करेंगे वो बिल्कुल टैक्स फ्री होगा, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। एंड यहाँ पे जब आप पार्शियल विड्रॉ करेंगे तो 2 पार्शियल विड्रॉ के बीच में 5 साल का कम से कम तो गैप होना ही चाहिए, यानी कि आपने एक बार 10% पैसा विड्रॉ किया तो 5 साल के बाद ही आप फिर से 10% पैसा विड्रॉ कर सकेंगे। लेकिन अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो उस केसेस में जो 5 साल का रूल है वो रूल लागू नहीं होगा। इवन आप चाहे तो 2 पार्शियल विड्रॉ 5 साल के पहले भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अब हम समझने वाले हैं कि एनपीएस के अंदर प्री मैच्योर एग्जिट का क्या रूल्स है। यहाँ पे हम एनपीएस के टीयर 1 अकाउंट की बात करें, क्योंकि टीयर 2 अकाउंट से आप कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। तो इसके पहले हमने डिस्कस किया था कि एनपीएस में पार्शियल विड्रॉल का क्या रूल्स है, यानी कि आपको समय से पहले कुछ पैसों की जरूरत है तो आप पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन वहां पे जो आपका एनपीएस अकाउंट है वो एक्टिव एनपीएस अकाउंट होता है, क्योंकि यहाँ पे आप अपने एनपीएस अकाउंट में समय समय पे कॉन्ट्रीब्यूशन देते जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एनपीएस में प्री मैच्योर एग्जिट का सिंपल मतलब ये होता है कि आप अपने एनपीएस को 60 साल से पहले ही बंद करना चाहते हैं, यानी कि 60 साल से पहले ही आप अपने एनपीएस में अब कोई भी पैसा कंट्रीब्यूशन करना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे प्री मैच्योर एग्जिट का क्या रूल्स है, तो यहाँ पे अगर आप एनपीएस कब ज्वाइन करते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एनपीएस ज्वाइन किया है 60 साल से पहले, यानी कि 60 ईयर एज के पहले आपने एनपीएस अकाउंट को ज्वाइन किया है, तो आफ्टर 10 ईयर यानी कि 10 साल पूरा होने के बाद में आप एनपीएस से प्री मैच्योर एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके एनपीएस में जो भी पैसा पड़ा होगा उसका 20% आप विड्रॉ कर सकते हैं पूरा एक साथ में, जो कि टैक्स फ्री होगा। एंड बाकी का जो 80% है उसका आपको एन्यूटी परचेस करना पड़ेगा, यानी कि इंश्योरेंस के एन्यूटी प्लान में बाकी का पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे अगर आपका एज 60 ईयर है, यानी कि आप 60 साल के बाद एनपीएस अकाउंट को ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ पे 3 साल से पहले बिफोर कंप्लीटेशन ऑफ 3 ईयर आप चाहे तो एनपीएस से प्री मैच्योर एग्जिट ले सकते हैं। यहाँ पे भी रूल सेम है कि आपको 20% जो कॉर्पस है एक साथ मिल जाएगा, जो कि टैक्स फ्री होगा। एंड बाकी का जो 80% है उसका आपको इंश्योरेंस कंपनी से एन्यूटी परचेस करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है कि अगर आपका टोटल कॉर्पस, यानी कि आपने एनपीएस में जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है एंड उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट बनता है वो सारा पैसा मिला के अगर लेस देन एंड इक्वल टू 2.5 लाख है, यानी कि 2.5 लाख या तो उससे कम है, तो आप चाहे तो पूरा पैसा भी एनपीएस से विड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि प्री मैच्योर एग्जिट के केसेस में अगर आपका पैसा अप टू 2.5 लाख रुपए तक है तो आप पूरा पैसा एक साथ ही विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर 2.5 लाख से ज्यादा है तो आप 20% एक साथ में विड्रॉ कर सकते हैं, बाकी 80% का आपको इंश्योरेंस कंपनी से एन्यूटी परचेस करना पड़ेगा, जिसके बदले में आपको रिटायरमेंट के बाद में हर महीने पेंशन मिलेगा। यहाँ पे अब हम समझने वाले हैं कि एनपीएस के अंदर नॉर्मल विड्रॉल का क्या रूल्स है। यहाँ पे हम एनपीएस के टीयर 1 अकाउंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि टीयर 2 अकाउंट से आप कभी भी पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। इसके पहले हमने डिस्कस किया था कि एनपीएस के अंदर पार्शियल विड्रॉल का क्या रूल्स है। फिर हमने डिस्कस किया था कि एनपीएस के अंदर प्री मैच्योर एग्जिट का क्या रूल्स है। अब हम समझने वाले हैं कि एनपीएस के अंदर नॉर्मल विड्रॉल का क्या रूल्स है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने एनपीएस अकाउंट कब ज्वाइन किया था। तो अगर आपने एनपीएस अकाउंट 60 ईयर एज से पहले ज्वाइन किया था तो 60 साल पूरा होने के बाद में आफ्टर 60 ईयर आप चाहे तो एनपीएस से एग्जिट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपने 60 साल तक जो भी पैसा एनपीएस अकाउंट में डिपॉजिट किया है, जो भी पैसा एनपीएस में इन्वेस्ट किया है एंड उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट बना है उसका आप मैक्सिमम 60% पैसा एक साथ विड्रॉ कर सकते हैं। एंड वो जो पैसा होगा वो टैक्स फ्री होगा। एंड जो 40% पैसा है उसका आपको इंश्योरेंस कंपनी से एन्यूटी परचेस करना पड़ेगा। ये कंपलसरी है कि 40% का आपको इंश्योरेंस कंपनी के एन्यूटी प्लान में पैसा इन्वेस्ट करना होगा, जिसके बदले में रिटायरमेंट के बाद में आपको हर महीने उस पैसे के ऊपर पेंशन मिलेगा। एंड आपके डेथ के बाद में आपके फैमिली मेंबर को वो पैसा वापस मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप 60 ईयर एज के बाद में एनपीएस अकाउंट ओपन करते हैं, यानी कि अगर आप 60 साल के बाद में एनपीएस अकाउंट ओपन करते हैं तो आप एनपीएस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एंड आपको यहाँ पे मिनिमम कम से कम 3 साल तक तो पैसा इन्वेस्ट करना ही पड़ता है। एंड 3 साल पूरा होने के बाद में आप चाहे तो आगे अपने एनपीएस अकाउंट को कंटिन्यू भी कर सकते हैं। एंड अगर आपका मन है तो आप अपने एनपीएस से
एग्जिट भी कर सकते हैं। यानी कि नॉर्मल तौर पे अगर कोई पर्सन 60 साल से पहले एनपीएस अकाउंट ओपन करते हैं तो उनको 60 साल तक एनपीएस में पैसा कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है, एंड 60 साल के बाद में अगर वो आगे चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं, चाहे तो पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर आप 60 साल के बाद में एनपीएस अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको कम से कम 3 साल तक तो एनपीएस को कंटिन्यू करना पड़ता है। 3 साल के बाद में आप चाहे तो पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे भी रूल सेम होगा, आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है एंड उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट बनता है वो सारे पैसे में से आप 60% पैसा एक साथ में विड्रॉ कर सकते हैं, एंड जो बाकी का 40% है उसका आपको इंश्योरेंस कंपनी के एन्युटी प्लान में पैसा इन्वेस्ट करना होगा, जिसके बदले में आपको हर महीने पेंशन मिलेगा। यहाँ पे लास्ट में एक नोट दिया हुआ है कि आपका जो भी टोटल कॉर्पस है, यानी कि 60 साल पूरा होने के बाद में, या तो अगर आपने 60 साल के बाद में एनपीएस अकाउंट ज्वाइन किया है तो 3 साल पूरा होने के बाद में आपने एनपीएस में जो भी पैसा इन्वेस्ट किया था उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट बनता है वो सारा पैसा मिला के अगर 5 लाख या तो उससे कम है तो आप चाहे तो पूरा पैसा एक साथ में भी विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एन्युटी परचेस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका पैसा 5 लाख के ऊपर है तो 60% पैसा आप एक साथ में विड्रॉ कर सकते हैं, एंड कंपलसरी आपको 40% इंश्योरेंस कंपनी के एन्युटी प्लान में इन्वेस्ट करना होगा, जिसके बदले में आपको हर महीने पेंशन मिलेगा। यहाँ पे कुछ लोगों का एक और डाउट होता है कि उनका एज 60 ईयर कंप्लीट हो चुका है, यानी कि वो 60 साल के एज के हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वो अपने एनपीएस अकाउंट से एग्जिट करना नहीं चाहते हैं, यानी कि वो अपने एनपीएस अकाउंट को अभी भी कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो वो कितने साल तक अपने एनपीएस अकाउंट को 60 साल के एज के बाद कंटिन्यू कर सकते हैं? तो यहाँ पे आप 75 ईयर तक एनपीएस अकाउंट को कंटिन्यू कर सकते हैं, यानी कि जब तक आपका एज 75 ईयर कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप चाहे तो अपने एनपीएस अकाउंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे जनरल तौर पे 60 साल पूरा होने के बाद में आप एनपीएस से नॉर्मल एग्जिट तो ले सकते हैं, जो हमने अपने प्रीवियस स्लाइड में देखा था। फिर यहाँ पे आपका एज 75 ईयर पूरा होने के बाद में आपका जो एनपीएस अकाउंट है उसको कंपलसरी क्लोज करना पड़ेगा, एंड यहाँ पे आपका जो पैसा है 60% मिल जाएगा एंड 40% एन्युटी प्लान आपको परचेस करना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर एनपीएस होल्डर यानी कि जो एनपीएस के इन्वेस्टर्स है, अगर उनकी बाई चांस डेथ हो जाती है तो जो भी उनका पूरा पैसा है जो भी उन्होंने इन्वेस्ट किया है एंड उसके ऊपर जो भी उन्होंने इंटरेस्ट इनकम अर्न किया है, जो भी रिटर्न अर्न किया है, वो सारा पैसा मिला के उनके नॉमिनी को या तो उनके लीगल हेयर को पूरा का पूरा पैसा मिल जाता है, या तो उनके नॉमिनी के पास में एक ऑप्शन होता है कि वो चाहे तो इंश्योरेंस कंपनी से एन्युटी प्लान परचेस कर सकते हैं, जिसके बदले में उनको हर महीने पेंशन मिलेगा। तो दोस्तों एनपीएस से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस था उसको हमने डिस्कस किया कि एनपीएस में प्री मैच्योर विड्रॉल का क्या रूल्स है, नॉर्मल विड्रॉल किस तरीके से होता है, एनपीएस में टियर 1 अकाउंट टियर 2 अकाउंट क्या होता है, एनपीएस में ऑटो एक्टिव क्या होता है। अब यहाँ पे एनपीएस से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसमें सबसे पहली बात यह है कि जब आप एनपीएस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या टैक्स बेनिफिट मिलता है, यानी कि एनपीएस के ऊपर टैक्स का क्या रूल्स है, तो इसके ऊपर हम अपने सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर मैंने वीडियो बना दिया रहेगा तो इसका आपको ऊपर आई बटन में या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से उस वीडियो को देख लेना। फिर यहाँ पे जब आप एनपीएस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमने ये डिस्कस किया था कि 60 साल पूरा होने के बाद में आप मैक्सिमम 60% पैसा विड्रॉ कर सकते हैं एंड 40% का आपको एन्युटी परचेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप एन्युटी कौन से इंश्योरेंस कंपनी से परचेस करेंगे, एन्युटी का क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, तो उसको भी हम अपने एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड यहाँ पे मैंने अगर वो वीडियो बना दिया रहेगा तो इसका आपको ऊपर आई बटन में या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहां से उस वीडियो को जरूर देख लेना। फिर यहाँ पे दोस्तों आप एनपीएस अकाउंट किस तरीके से ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं उसको हम प्रैक्टिकली समझेंगे। यहाँ पे मैं अपना खुद का एक एनपीएस अकाउंट ओपन करने वाला हूँ, क्योंकि एक अच्छा इन्वेस्टमेंट स्कीम है, तो मैं आपको प्रैक्टिकली ओपन करके बताऊंगा ऑनलाइन कि आप एनपीएस अकाउंट किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। तो यही थी एनपीएस रिलेटेड पूरी की पूरी वीडियो आज की। आज तक हमने जो भी डिस्कस किया, अगर उसमें आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, एंड यहाँ पे अगर आपका कोई सजेशन है तो भी नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यही थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर मिला होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव में जरूर शेयर करना जिनको इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ में। जय हिंद दोस्तों।